तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात द वे टू फाइंड डिवाइन नॉलेज इज टू फाइंड अ। हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूँ प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और प्रयास सीरीज क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। तो बच्चों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल। मैंने बीटेक किया है आईटी खड़गपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। 2008 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद से मैं टीचिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। मैंने फिटजी, करियर पॉइंट, रेजोनेंस और बंसल क्लासेस जैसे इंस्टीट्यूट्स में काम किया है वेदांतु ज्वाइन करने से पहले। अभी मैं वेदांतु में जेई टॉपर डिवीजन का हेड हूँ। ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट मैं एक फिजिक्स मास्टर टीचर हूँ। तो ये जो सीरीज है प्रयास सीरीज, इसके अंदर हम एनएससीजेएस फिजिक्स कवर करते हैं और ये सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स है जो कि मैं इस सीरीज के अंदर कवर करने वाला हूँ। अभी हमने सीरीज को जस्ट स्टार्ट ही किया है और ये सीरीज का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो अभी हम इस टॉपिक पे चल रहे हैं। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें हैं हम कवर करने वाले हैं। और लेक्चर 1 और 2 में, ठीक है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इस सीरीज के जो थे उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री कवर करी थी। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करेंगे और डिटर्मिनेंट्स कवर करेंगे और फंक्शंस कवर करेंगे। तो ये जो तीन चीजें हैं ये हम आज कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम उतनी ही मैथमेटिक्स सीखेंगे जितनी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। माइंड यू, ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है ये मैथमेटिक्स के कोर्स में डिटेल्ड चैप्टर्स है और काफी टाइम लगता है इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। फिजिक्स में हम उतना पढ़ेंगे जितना हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स में हमें इनकी जरूरत पहले पड़ जाती है और मैथमेटिक्स में आप इन चैप्टर्स को बाद में पढ़ते हैं। इसीलिए हम फिजिक्स में कुछ चीजें पहले पढ़ लेते हैं। इसका फायदा आपको ये भी होता है कि मैथमेटिक्स में जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो यू ऑलरेडी हैव अ बैकग्राउंड एंड इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू स्टार्ट द सेशन, टू स्टार्ट द चैप्टर्स। ठीक है, तो आज क्या कवर करने वाले हैं वो मैंने बता दिया है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या सीखेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पॉइंट कैसे मार्क करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, फिर 3D स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर पॉइंट कैसे मार्क करते हैं वो सीखेंगे। और स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, हम ये तीन चीज सीखेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। तो इन चीजों को सीखेंगे। फिर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे। तो आज के सेशन में ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एनएससीजीएस रैंकर्स बैच, जो कि 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। तो इस बैच के अंदर आपको 150 लाइव सेशंस मिलेंगे और इस बैच के अंदर हम एनएससीजीएस 2024 की तैयारी कराएंगे। आपको 2 सेशंस पर वीक आपको मिलेंगे। फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के रेगुलर टेस्ट होंगे। आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क का डिस्कशन होगा, मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा टीचर के साथ। ठीक है, आप सबको जितने भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनको हम एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप म्यूचुअली सारे बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपस में आप एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हो, डाउट एक दूसरे का आंसर भी कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट होता है और आई थिंक ये जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो इंटरेक्शन है इससे बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। टीचर्स भी प्रेजेंट रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो अगर कोई क्वेश्चन है जो कोई भी बच्चा क्लास का एड्रेस नहीं कर पा रहा है तो टीचर्स वहां पे हेल्प कर देते हैं। आपको सैम सपोर्ट मिलता है। सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। तो बेसिकली जो सैम्स होते हैं दे हेल्प स्टूडेंट इन एनी रिक्वायरमेंट दैट दे हैव फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो दे आर योर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तुम्हें वेदांतों में किसी भी चीज की कोई जरूरत है आप इनको बताइए और ये आपकी बात को राइट पीपल तक पहुंचा देंगे। तत्व जो है, द तत्व रिफर्स टू द मॉड्यूल दैट वी शेयर, द कंटेंट। ठीक है, द बुकलेट्स दैट वी शेयर, वी विल शेयर इट इन सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो आपको वो भी मिलेगी और जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो होगा इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश प्लस हिंदी, जैसा कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस बैच में ज्वाइन करने का फायदा, मतलब यूट्यूब पे जो हम करा रहे हैं और इस बैच में जो करा रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है? तो बच्चों, यूट्यूब में जो इंटरेक्शन है इट इज मोर लाइक अ वन साइडेड इंटरेक्शन। मतलब मैं यहाँ पे चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उस तरीके से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, जो कि मुझे लगता है कि 80 से 90% बच्चों के लिए सही भी है, वो समझ भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, यूट्यूब वाले सेशंस में क्या नहीं है, इसमें टू वे इंटरेक्शन नहीं है। जैसे अगर आप कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं या जो मैं आपको यहाँ पे इस यूट्यूब में भी जो मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, इन असाइनमेंट्स के जो डाउट्स है आपको वो शायद पूछने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जो कि आपको बैच में मिलेगी। और इस बात के साथ मैं ये भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि प्रयास सीरीज में मैं जितने भी सेशंस ले रहा हूँ उन सारे सेशंस के साथ में करस्पॉन्डिंग असाइनमेंट भी शेयर कर रहा हूँ, जिनका लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट होता है। आप वहां से असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आप सेशन को देखिए और सेशन को देखने के बाद इन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करिए, आपको बहुत फायदा होगा ऐसा करने से। ठीक है बच्चों, इस बैच की प्राइस जो है ये है 4444 रुपीज। और अगर आप ये कोड वीयूएस प्रो कोड यूज करते हैं तो इस कोड को यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाता है 10% का, और उसके बाद आपकी जो प्राइस बन जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 4000, इनफैक्ट 4000 ही बन जाएगी। और बच्चों, तो ये कोड याद रखिएगा वीयूएस प्रो। और इस बैच को आप ज्वाइन कैसे करेंगे? इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको आप क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद दैट आई थिंक इट्स टाइम टू बिगिन टुडेज सेशन, दैट इज द एकेडमिक पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।
तो हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स को मार्क करने की। तो सपोज करो ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और सपोज करो ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो होती है ये भी एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस होती है ये भी एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टुवर्ड्स राइट जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते हैं, वाई एक्सिस पे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहा 3,5, ठीक है। तो पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि कन्वेंशनली, मतलब इट हैज बीन एन एक्सेप्टेड कन्वेंशन कि जो पहला नंबर लिखा रहेगा वो डिनोट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट को, जो दूसरा नंबर लिखा रहेगा वो डिनोट करेगा वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तीसरा नंबर या तो लिखा हुआ नहीं होता, अगर तीसरा नंबर लिखा हुआ नहीं है तो डिफॉल्ट वो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जेड जीरो होगा, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अगर दो ही नंबर लिखे हैं तो पहला एक्स है और दूसरा वाई, और ये नंबर्स इंडिकेट क्या कर रहे हैं, देखो ये नंबर हमें इट्स लाइक एन एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है ये क्या करती हैं, ये पूरे प्लेन को, ठीक है, प्लेन को, यानी कि कौन सी प्लेन की बात हो रही है, तो जिस भी प्लेन पे तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है उस पूरे प्लेन को ये चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसमें से इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जो चार पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं इनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है, ठीक है। द स्पेलिंग इज क्वाड्रेंट, लाइक QUADRANT। इनकी बात हम प्रीवियस दो सेशन में एक्चुअली मैं इनको ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर एम्फेसाइज कर नहीं रहा था। तो एक्स वाई एक्सिस क्या करते हैं, ये पूरे प्लेन को ये डिवाइड कर देते हैं चार पार्ट्स के अंदर, ठीक है, और वो हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी। अब अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,5, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये पी पॉइंट का एड्रेस है, यानी कि ये जो प्लेन है इस प्लेन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और उन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हर एक पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस है। यूनिक एड्रेस का ये मतलब हुआ कि वो एड्रेस किसी और पॉइंट का नहीं हो सकता, वो एग्जैक्ट सेम एड्रेस किसी दूसरे पॉइंट का हो ही नहीं सकता है इस प्लेन में। तो अगर मैंने 3,5 कहा तो इसका ये मतलब है कि आप ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं, तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करो और आप एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट्स कवर करो, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नंबर्स लिखे रहेंगे तो आप नंबर 3 तक ट्रैवल करो, ठीक है, और उसके बाद आप वाई एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें ये बताता है कि हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, और जो दूसरा नंबर होता है इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट हमें ये बताता है कि हमें वाई एक्सिस के पैरेलल कितना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। और पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि हमें पॉजिटिव साइड पे जाना, पॉजिटिव साइड का मतलब इंक्रीजिंग साइड, मतलब जैसे ओरिजिन से राइटवर्ड्स चलते हैं एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, और ओरिजिन से अपवर्ड चलते हैं तो हमें वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। तो यहां से फिर 5 ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस 5 होना चाहिए। तो अब हम जिस पॉइंट पे पहुंच गए वो पॉइंट पी कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,5 है, किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,5 नहीं हो सकता। सपोज मैं कहता कि चलो हमारे पास एक पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट 5,3 है, तो हम कौन से पॉइंट पे पहुंच जाते? तो 5,3 का मतलब ये होता कि हम एक्स एक्सिस पर, ठीक है, हम एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट्स चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैवल करेंगे जब तक हम 5 तक नहीं पहुंचाए, और उसके बाद हम वाई एक्सिस पर 3 यूनिट्स चलेंगे, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स होते 5,3। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। सपोज एक पॉइंट होता टी जिसके कोऑर्डिनेट होते माइनस, लेट्स से 3,4, तो इसका मतलब होता है कि हम ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट्स तक जाएंगे, यानी कि हम -3 तक जाएंगे और फिर हम ऊपर की तरफ 4 यूनिट्स ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो ये टी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, कि किस तरीके से ओरिजिन से हमें ट्रैवल करना होता है इन पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सपोज एक पॉइंट होता है यू जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं -5, -5 सपोज करो, तो इसका मतलब यहाँ से हम पीछे की तरफ जाएंगे 5 यूनिट्स, ठीक है, -5 तक पहुंचेंगे और फिर यहाँ से नीचे की तरफ 5 यूनिट चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो ये पॉइंट ये होगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नोटिस करो कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, इसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। ये बात तुम खुद वीडियो को पॉज करके एक्सेप्ट करो, मतलब कि अपने आपको कन्विंस करो कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये सही है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नोटिस करो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, जैसे टी पॉइंट के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, अगेन आप नोटिस कर लो ये अपने आप ही, इसके लिए आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नोटिस करो कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम एक्स वाई प्लेन के अंदर पॉइंट्स को मार्क करते हैं। एक एक्सरसाइज के तौर पे, एक एक्सरसाइज के तौर पे लेट से ये हमने एक्स एक्सिस बना दी है, लेट से ये हमने वाई एक्सिस बना दी है। तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं आपको, ठीक है। सपोज मैंने कहा कि हमने एक स्क्वायर बिल्ड करा है इस तरीके से,
ठीक है, सपोज मैंने कहा कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइड, मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ, केवल 10 लिख देता हूँ, स्क्वायर ऑफ साइड, और ये है सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जो ओरिजिन है वो स्क्वायर का जो सेंटर है उससे कोइंसाइड कर रहा है। तो स्क्वायर के कॉर्नर्स के मैं नाम रख देता हूं ए बी सी और डी। ठीक है, अब बच्चों आपके लिए ये टास्क है, ठीक है, कि आप ए बी सी और डी इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे लिख के दिखाओ। ठीक है, तो आप वीडियो को यहाँ पॉज कर दे, आप अपनी रफ कॉपी के अंदर इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए वो देखें लिखकर। ठीक है, और अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि आपने क्या लिखा है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए इसको बिफोर यू चेक दी आंसर। ठीक है, और प्रॉमिस करो कि कमेंट आप चेंज नहीं करेंगे, अगर आपका आंसर गलत हुआ तो भी आप उसको गलत रहने देंगे, और सही हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, आई बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। ठीक है, तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ, आई होप आपने ये टास्क पूरा कर लिया है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ए तक पहुंचने के लिए हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, ए तक पहुंचने के लिए हमें ओरिजिन से हमें ट्रैवल करना होगा इस साइड लेंथ का आधा, नोटिस करो। ठीक है, ये पूरी साइड लेंथ अगर 10 की है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 5 होगा, तो यहां से हम 5 यूनिट ट्रैवल करेंगे, और लाइकवाइज यहां से भी 5 यूनिट ट्रैवल करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,5। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,5। इसी तरह से अगर बी का कोऑर्डिनेट पूछा जाए बिल्कुल सिमिलर तरीके से, तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5,5। देखो समझ में आ रहा है एवरीवन, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो -5, हो जाएंगे, नोटिस कर लो। और डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे +5,5, देखो आ रहा है -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। देखो ये बात सारी समझ में आई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्स वाई प्लेन के अंदर पॉइंट्स को मार्क करते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो चलो मैं और थोड़े से पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को ई का नाम देते हैं, इसको एफ जी और एच का नाम देते हैं। और अब अगर मैं इन चारों के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने की बात करता हूं, सपोज यहाँ पे लिखते हैं, तो ई का कोऑर्डिनेट नोटिस करो कि ये हो जाएगा 5,0। ठीक है, एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5, प्लीज चेक करिए, आप अपने आप चेक करिए बच्चों। ठीक है, जी की वैल्यू हो जाएगी -5,0, नॉट वैल्यू बट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई शुड यूज द राइट वर्ड्स। ठीक है, और एच का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-5। तो ये हो जाएंगे इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको एक होमवर्क टास्क देता हूं मैं, ठीक है, जिसको कि आप कंप्लीट करके कमेंट्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं इस सेशन में आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मे बी अगर कोई कमेंट में पोस्ट करेगा अपना आंसर तो शायद मैं वहां पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हमने क्या किया, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया कुछ ऐसे। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट की जो सेंट्रॉइड होता है वो ओरिजिन से कोइंसाइड करता है। सेंट्रॉइड समझते हो क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है तीनों ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, जो तीनों ये ऑल्टीट्यूड्स होती हैं जिनको हम मीडियंस भी कहते हैं। ठीक है, इस केस में उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की थोड़ी सी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो है ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। इसकी साइड लेंथ 10 मान लेते हैं। सो वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 10। तो इस केस में अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूं, इस पॉइंट को बी कहूं और इस पॉइंट को सी कहूं, तो आप ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे लिख के बताइए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क टास्क दिया है मैंने। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पूरा हो गया। अब हम चलते हैं कि हाउ टू मार्क द पॉइंट इन 3D स्पेस। तो अब देखो 3D स्पेस की अगर बात हो रही है, ठीक है, 3D स्पेस की अगर बात हो रही है, तो ये समझ लो अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये समझ लो अगर वाई एक्सिस है। ठीक है, तो पहली बात ये आती है कि जेड एक्सिस किस तरफ होगी। ठीक है, जो पहली चीज आती है वो आती है कि जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में होगी। ऑलराइट, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इसके बारे में देखो, ये जेड एक्सिस जो होगी, ठीक है, ये स्क्रीन से बाहर निकलते हुए होगी। इस केस में स्क्रीन से बाहर निकलते हुए, अब स्क्रीन से बाहर निकलते हुए लाइन में ड्रॉ तो नहीं कर सकता, मतलब कि इस पेज पे तो ड्रॉ नहीं कर सकता, तो उसको टेढ़ा दिखाया जाता है। बट ये एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैं थोड़ा सा एक बॉक्स बना के समझाता हूँ। जैसे सपोज ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये अगर क्यूबॉइड है तो इस क्यूबॉइड में, ठीक है, यहां से आपको समझ में आएगा। सपोज अगर मैं इस लाइन, इस एज को अगर एक्स एक्सिस मान रहा हूं और इस एज को अगर वाई एक्सिस मान रहा हूं, तो ये वाली जो एक्सिस होती है, समझ में आ रहा है, तो ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से परपेंडिकुलर हो गई। समझ में आ रहा है ये? तो इस तरीके से ये जेड एक्सिस ड्रॉ की हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस ड्रॉ कर रखी है। तो बच्चों इसमें ना एक पॉइंट होता है कि बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स वी हैव टू टॉक अबाउट
राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, ये जो सिस्टम मैंने ड्रॉ कर रखा है इसको कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। इसको राइट हैंडेड सिस्टम क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अपने ये चीजें थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी समझने में, बट मैं कोशिश करता हूँ। आप अपने राइट हैंड के पाम्स को ऐसे कर लो, मतलब ये दिखाई दे रहा है कि एकदम सीधा कर लो और थंब को 90 डिग्री पे कर दो फिंगर से। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, अपने थंब को अपने अपनी फिंगर्स को, ठीक है, ये हाथ ऐसे ही रहेगा, मतलब कि यू कांट चेंज दिस एंगल। थंब को आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, कीप इट परपेंडिकुलर ओनली। ठीक है, अब अगर अपने आप फिंगर्स को एक्स एक्सिस के पैरेलल रख के इसको वाई की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब इस थंब को आप एक्सिस की तरह यूज करो कि इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, समझ रहे हो? कि इसको अगर मैं एक एक्सल मान लूं जिस पर कि हमारा हाथ रोटेट कर सकता है, तो आपको इस एक्सल के अबाउट अपने हाथ को रोटेट करना है एक्स एक्सिस से वाई की तरफ। तो ये एक्सिस, ये जो थंब जिधर पॉइंट करेगा वो जेड की डायरेक्शन होती है। तो राइट हैंडेड सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें तुम अपना राइट हैंड यूज करो और तुम अपने फिंगर्स को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ घुमाओ, तो तुम्हारा थंब जिधर पॉइंट करेगा, राइट हैंड का थंब जिधर पॉइंट करेगा वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये एक राइट हैंडेड सिस्टम है। ठीक है, तो राइट हैंडेड सिस्टम में सपोज हमसे कहा गया कि भाई आप 2,3,5 को मार्क करो, तो इसका ये मतलब होगा कि हम 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, फिर हम 3 यूनिट्स वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे और फिर हम 5 यूनिट्स जेड एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम ऐसे किसी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्यूबॉइड, मैं दूसरे पेज में बताता हूँ, जैसे एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, सपोज ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये है जेड एक्सिस। और अब अगर मैं इस पर एक क्यूबॉइड बना देता हूं कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसको ध्यान से देखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और समझने में थोड़ा सा कठिन भी है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए कठिन है, बाद में सब लोग परफेक्ट हो जाते हैं इसके अंदर। तो इस क्यूब की लेंथ मान लेते हैं ये 10 थी, सपोज ये 5 थी और सपोज ये 3 थी। ठीक है, अब मैं इस क्यूबॉइड के अलग अलग कॉर्नर्स के नाम रख देता हूँ। जैसे ये तो ओरिजिन है ही, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, और इसका नाम रख देते हैं डी, इसका नाम रख देते हैं ई। ठीक है, फिर ये हो गया एफ और ये हो गया जी। तो मैंने देखो सारे पॉइंट्स के कुछ ना कुछ नाम रख दिए। अब मैं इन सबके कोऑर्डिनेट लिख के दिखाता हूँ। जैसे ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 10,0,0। नोटिस करो क्यों है ऐसा, क्योंकि ओरिजिन से ए तक आने में हमें केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करना है और हमें 10 यूनिट्स ट्रेवल करना है। तो 10,0,0। समझ में आया? इसी तरीके से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करना पड़ेगा 10 यूनिट्स, और फिर बी के अलोंग, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करना पड़ेगा 3 यूनिट्स, और जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल ही नहीं करना पड़ेगा। तो 10,3,0। सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? ओरिजिन से सी तक जाने के लिए हमें एक्स में ट्रेवल ही नहीं करना, तो 0। ठीक है, और उसके बाद वाई डायरेक्शन में हमें 3 डिस्टेंस कवर करना है और जेड में ट्रेवल नहीं करना, तो ये सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट आई वुड वांट कि आप खुद ट्राई करें इसको। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0। नोटिस करो एक्स एक्सिस में जाना ही नहीं है। 0,3,5। ये देखो ये इंटरेस्टिंग है, इसको नोट करो। ठीक है, 0,3,5 नोटिस करो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे ई के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे, ठीक है, तो ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये हो जाएगा 0,0,5। ठीक है, और एफ का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 10,0,5। ठीक है, और जी का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 10,3,5। तो नोटिस करो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो ये अगर लिखना आ गया है, ठीक है, तो आई आई गेस कि यू यू आर गुड। ठीक है, मतलब कि अच्छा, एक टेस्ट करता हूं मैं आप लोगों के, टेस्ट के लिए मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, इसका आप करके दिखाइए खुद। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इसके मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं सपोज पी। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस, और इसी तरह से ये जो साइड वाली सरफेस है इसके मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं क्यू। तो पी और क्यू का लिख के दिखाइए आप लोग, दैट इज अ टेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो टेस्ट जो है वो है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखना और क्यू पॉइंट के। तो पी पॉइंट का मैं लिखता हूं, आप लोग ट्राई कर लो। तो पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में हमको आधा ही ट्रेवल करना है, पूरी 10 लेंथ ट्रेवल नहीं करनी। फिर लेकिन वाई तो पूरा ट्रेवल करना होगा, तो 3, और जेड भी आधा ही ट्रेवल करना है।
ठीक है, तो z आधा ट्रेवल करना है तो ये हो जाएगा 2.5। इसी तरीके से अगर मैं q के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो q का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मुझे x डायरेक्शन में पूरा ट्रेवल करना पड़ेगा 10, y डायरेक्शन में मुझे आधा ट्रेवल करना पड़ेगा 1.5 और z डायरेक्शन में भी आधा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो p और q के कोऑर्डिनेट अगर आपने सही तरीके से लिख लिए हैं तो इन ऑल लाइक्लीहुड आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। तो दिस इज हाउ वी मार्क डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स इन इन 3D स्पेस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है, तो ये एक बात हमने समझी है। अब मैं एक दूसरी बात भी बताता हूँ। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। जैसे सपोज ये एक पॉइंट है स्पेस में जिसका x कोऑर्डिनेट सपोज x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है, z कोऑर्डिनेट z1, मतलब तीन नंबर है, उनको हम x1 y1 z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक पॉइंट b है जो कि x2 y2 z2 है। अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, यानी कि अगर हम ए बी लेंथ निकालना चाहते हैं तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आप याद कर लीजिए, यूज करते करते किसी दिन आपको खुद क्लिक कर जाएगा कि इसका डेरिवेशन क्या है। मतलब मैं डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा भरोसा है मुझे कि जो सोचने वाले बच्चे होते हैं किसी ना किसी दिन वो अपने आप ही इस बात को रियलाइज कर लेंगे कि ये फॉर्मूला इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये नोटिस करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसको याद करना है आपको। ठीक है, कि अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाए, अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए तो कैसे उन दोनों के बीच की दूरी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद करके रखिए। जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है इनसे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में, आप उनको डाउनलोड करके और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स को मार्क करना सीख लिया है, हमने 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स को मार्क करना सीख लिया है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हम ग्राफ्स बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स बनाने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, जैसे सपोज हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2x+3। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता रहूं तो y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने x को 0 डाला तो नोटिस करो, अगर x को 0 डाला तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, या सपोज मैंने x को 1 डाला, अगर मैंने x को 1 डाला तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अगर मैंने x को 2 डाला तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखा जाए तो हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब जैसे 0,3, x अगर 0 है तो y 3 है, 1,5, 2,7, तो इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ईच ऑफ दीज थिंग्स रिप्रेजेंट लाइक देयर आर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। तो एक बार तुम्हारे को एक इस तरह की इक्वेशन दी जाए जिसमें कि y x पर डिपेंड कर रहा है, ये बात दिखा दी जाए। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को चेंज कर करके y निकाल सकते हो। तो x की तुम जितनी वैल्यू चेंज करोगे तुम्हारे पास करस्पॉन्डिंग उतने y आ जाएंगे एंड देयरफॉर यू विल बी एबल टू मेक ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर बनने के बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम अब इनको प्लॉट करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला पॉइंट है 0,3, तो 0,3 का मतलब यहाँ पे हो गया, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। फिर 1,5, तो 1,5 का मतलब मे बी समवेयर हेयर। ठीक है, 1,5 इज समवेयर हेयर। ठीक है, तो जैसे 1,5 का मतलब ये 1 होना चाहिए और ये 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 3 होना चाहिए था, 0 था। फिर 2,7, तो 2,7 का मतलब ये 2 से हो गया और ये 7 हो गया। तो अगर ये चीज तुम स्केल लेकर प्रॉपरली एक्स वाई एक्सेस बनाकर करोगे, यू विल नोटिस कि अभी जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं तो इसके सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अलग अलग इक्वेशन अलग अलग टाइप के कर्व्स को, अलग अलग टाइप के शेप्स को रिप्रेजेंट करती है एक्स वाई प्लेन में। ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो एक तो बात ये समझ, अब इस इक्वेशन की खासियत क्या है या किस तरह की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। एनी इक्वेशन जिसमें y की पावर 1 है और फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और फिर x है और फिर एक और कांस्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 जो है वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 जो है वो c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की जो भी इक्वेशंस होंगी, y की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए, कोई रूट वूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो भी इक्वेशंस होती हैं ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि तुम स्लोप एक इंग्लिश का वर्ड है, राइट, एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश का। तो अगर तुम स्लोप के बारे में सोच रहे हो तो चलो हम मैथमेटिक्स से निकल के एक बार रियल लाइफ में जाते हैं। ठीक है, सपोज तुम कार ड्राइव कर रहे हो और तुम्हारे सामने एक हिल आ गया है जिसपे तुम्हें कार को चलाना है। ठीक है, तो तुम कहोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये मतलब कि तुम्हें लगेगा कि यार पता नहीं कार इस पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, काफी डिफिकल्ट लग रहा है। तो मे बी यू विल से समथिंग लाइक दिस कि इसकी स्लोप बहुत ज्यादा है, इस पे कार पता नहीं चढ़ पाएगी या नहीं, या सपोज हमें क्लाइंब करना है उस हिल को।
ठीक है, तो अगर मान लो हिल एकदम ही वर्टिकल हुआ तो मतलब ऑलमोस्ट वर्टिकल हुआ, तुम कहोगे कि इसकी स्लोप बहुत ज्यादा है, इस पे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं इतनी ज्यादा स्लोप तो नहीं है, मतलब स्लोप एज एज इट्स अ कॉमन वर्ड इन इंग्लिश, और मे बी वी कैन से दैट वी यूज इट इन आवर एवरीडे लैंग्वेज ऑल्सो। ज्यादा स्लोप का मतलब होता है ज्यादा चढ़ाई, लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बट ज्यादा इंक्लिनेशन वी कैन से। और इन अदर वर्ड्स, सपोज जैसे मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, इन दोनों में से अगर मैं पूछता हूँ, ठीक है, इनका नाम दे देते हैं पहले, ये L1 है और ये L2 है। तो अगर मैंने तुम लोगों से पूछा कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन में से ज्यादा स्लोप किसका है, ठीक है, तो वी वुड प्रोबेबली से L1। ठीक है, अगर तुमने ये L1 ही जज किया था तो तुम लोगों ने सही जवाब दिया था, L1 का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो टू बिगिन विथ वी कैन से कि ये एंगल सपोज थीटा टू था और ये एंगल सपोज थीटा वन था। तो थीटा वन थीटा टू में से थीटा वन बड़ा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एल वन वॉज मोर देन। ठीक है, मतलब कि चढ़ाई एल वन में ज्यादा है। चढ़ाई का मतलब क्या हुआ, अगेन कि एक सर्टेन डिस्टेंस अगर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करना है तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमें कितनी हाइट कवर करनी पड़ रही है। मतलब ये डिस्टेंस भी अगर डी है और ये डिस्टेंस भी अगर डी है, तो यहाँ पे देखो डी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने में वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, जबकि यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कम है। इन अदर वर्ड्स, और जो प्रॉपर डेफिनेशन है स्लोप की, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल दैट द स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल। मतलब तुम स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, या यूं कह लो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये सारे एंगल इक्वल है ना। ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, ठीक है, और ये एंगल हम यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। और तुम कहोगे सर एंगल तो ये भी है, तो भाई वो मेजर मत करो, तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो। ठीक है, तो वो जो एंगल होता है उसका जो टैन लेते हैं दैट इज स्लोप। ठीक है, तो स्लोप्स को कंपेयर करना आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में ऐसा बहुत कुछ है जो तुम जब समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें स्लोप्स को कंपेयर करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो इन दो में तो स्लोप्स L1 और L2 में से L1 की ज्यादा हो गई। अब मैं आगे इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जो तुम्हें दिया था, एक लाइन ऐसे थी ये L1 थी, एक लाइन ऐसे थी ये L2 थी। सपोज मैंने एक और लाइन दे दी तुम्हें, ठीक है, वो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये L3 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि जैसे अगर मैं कहूंगा कि इन तीनों लाइन में से किसी की स्लोप नेगेटिव है क्या, नेगेटिव? ठीक है, तो आंसर होगा यस, L3 की नेगेटिव है। देखो, इसको समझने के लिए या फील लेने के लिए लेट्स इमेजिन लाइक दिस, कि वी ऑलवेज वांट टू ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वी ऑलवेज वांट टू ट्रैवल अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट बढ़ती है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट बढ़ रही है। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग अगर जॉग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मुझे ऊपर चढ़ना पड़ जाए जैसा कि L1 और L2 में होगा, ठीक है, जैसे, तो फिर हम कहेंगे कि वी आर लुकिंग एट अ पॉजिटिव स्लोप। जैसे ये आदमी जॉग करते हुए आया, अगर इसको L1 पे चढ़ना पड़े तो कठिनाई है, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ये एक दूसरा आदमी भागते हुए आया, उसको L2 पे चढ़ना पड़ रहा है, कठिनाई है, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। एक आदमी इधर से भागते हुए आया, रिमेंबर लेफ्ट टू राइट ही आना है, ये इधर से भागते हुए आया, इसको डाउनवर्ड स्लोप मिल रही है। ठीक है, तो फॉर एवरीवन ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फॉर एवरीवन ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर हमें अपवर्ड स्लोप पे चढ़ना पड़े या हमें दिख रहा है कि ये स्लोप तो ऊपर की तरफ है, तो दैट्स अ पॉजिटिव स्लोप। तो L1 की जो है, L1 की स्लोप जो है ये पॉजिटिव स्लोप है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। तो ये पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्लोप को हम कब नेगेटिव कहते हैं और कब पॉजिटिव कहते हैं। तो ये बात देखो तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अभी मैं टेस्ट लेने के लिए एक ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, पर पहले बिफोर आई मूव टू द क्वेश्चन, सी वेदर यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, तो चलो मैं टेस्ट लेता हूँ तुम लोगों का। ठीक है, तो मैं कई लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये मान लेते हैं, एक लाइन इधर की तरफ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, एक लाइन मैं थोड़ी यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3 एंड दिस इज L4। तो what you have to do, you have to identify which line has positive slope and which line has negative slope। तो मैंने जो तरीका बताया था उसको यूज करके डिसीजन लेने की कोशिश करो। अगर याद नहीं आ रहा कि क्या तरीका बताया था, तो 10 मिनट पीछे जाओ वीडियो में, और 10 मिनट में मे बी 5 मिनट पीछे जाओ और वापस से देखो वीडियो को, यू विल कम टू नो। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, मैं आंसर बताता हूँ। तो इसकी स्लोप है पॉजिटिव, इसकी स्लोप है पॉजिटिव, इसकी स्लोप है नेगेटिव और इसकी स्लोप है नेगेटिव। देखो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ तक एवरीवन सी दिस। ठीक है, कि ये बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, और अगर ये बातें क्लियर हैं
तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक कॉलम मैच क्रिएट करता हूँ, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे L1 लिख दिया, यहाँ पे L2 लिख दिया, यहाँ पे L3 लिख दिया, यहाँ पे L4 लिख दिया, और यहाँ पे ना मैं 4 नंबर लिख देता हूँ, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया +1, यहाँ पे लिख दिया +3, ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, -2 और -3, ऐसे सपोज मैंने इस तरह के नंबर लिख दिए। ठीक है, अब हमको मैचिंग करनी है कि कौन सी स्लोप किस लाइन के साथ मैच हो सकती है। मतलब कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 नंबर इन 4 लाइनों के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन सा लाइन कौन सी स्लोप के साथ जाएगी, यू हैव टू जज दैट। ठीक है, तो यूज योर बेस्ट इंटेलिजेंस दैट यू हैव गॉट, यूज योर बेस्ट कॉमन सेंस, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन किसके साथ मैच हो जाएगी। ठीक है, सी इफ यू कैन फिगर इट आउट। तो मैं इस तरह से सोचना स्टार्ट करता हूँ कि पॉजिटिव, देखो दो L1 L2 ऑब्वियसली दे विल गो विद पॉजिटिव नंबर, तो पहले मैं L1 L2 के बारे में सोचता हूँ। तो ये बात तय है कि L1 L2 जो है वो +1 और +3 इनसे ही मैप होंगे, यानी कि इसी से के साथ करस्पॉन्ड करेंगे। अब कौन सा किसके साथ होगा, तो याद करो बच्चों, थोड़ी देर पहले ही मैंने तो बताया था कि L1 और L2 में से हम ज्यादा स्लोप किसकी डिक्लेयर करेंगे या किस लाइन के लिए, क्योंकि L1 की चढ़ाई ज्यादा है तो हम कहेंगे L1 की स्लोप ज्यादा है, एंड देयरफॉर बिटवीन दीज टू। ठीक है, बिटवीन दीज टू, आई थिंक कहीं पे क्लिक हो गया। ओके, बिटवीन दीज टू L1 और L2, मतलब जैसे L1 विल हैव अ हायर स्लोप। ठीक है, तो क्योंकि L1 विल हैव अ हायर स्लोप, सो L1 शुड मैप विथ +3 एंड L2 शुड मैप विथ +1। देखो यहाँ तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आगे की बात करते हैं। अब L3 और L4 दोनों की नेगेटिव है। अब L3 और L4 में से तुम्हें ज्यादा खड़ी लाइन, ठीक है, ज्यादा वर्टिकल कौन सी नजर आ रही है, ज्यादा खड़ी हुई? ठीक है, तो आई थिंक ज्यादा खड़ी हुई लाइन है L4। ठीक है, क्योंकि L4 ज्यादा खड़ी हुई लाइन है, तो उसका स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होना चाहिए। मतलब कि जैसे नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है कि जो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो बड़ा नंबर होता है। तो मतलब जैसे L4 जो है, L4 will go with -3 and L3 will go with -2, क्योंकि L3 it's a more vertical line, तो it's more negative, so -3। ठीक है, -3 समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझो कि ये पॉजिटिव थी, सपोज इस लाइन की स्लोप सपोज +3 है, इस लाइन को हमने घुमा के ऐसे कर दिया तो सपोज ये +1 हो गई, इस लाइन को घुमा के मान लो मैंने ऐसे कर दिया तो ये 0 स्लोप हो गई। ठीक है, फिर इसको मैंने अगर ऐसे कर दे रहा हूं तो ये -1 हो गई, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं तो ये -2। ठीक है, तो ये ट्रेंड तुम नोटिस कर सकते हो कि सपोज अगर हम इस तरीके से लाइन को इंक्लिनेशन चेंज करें, जैसे प्लैंक है, एक लकड़ी का पट्टा है, उसको अभी वो किसी पॉजिटिव स्लोप पे था, अब मैं उसको अगर यूं सीधा कर रहा हूं तो पॉजिटिव स्लोप से मैं कम स्लोप कम स्लोप कम स्लोप कम स्लोप 0 स्लोप, नेगेटिव 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 मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव। तो ये ट्रेंड है, तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप स्ट्रेट लाइंस की स्लोप को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे हम कुछ इस तरह के एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसमें तुम्हें की लाइन की स्लोप को कंपेयर करना पड़ेगा, तो वहां पे ये सारा डिस्कशन तुम्हारे काम में आने वाला है। तो अभी हम जो कर रहे हैं पढ़ाई, ये बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं आगे चल के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने की। ठीक है, तो होपफुली आप अभी तक ये सारी बातें समझ गए होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन करना चाहता था। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या कवर किया है, हमने पॉइंट्स में, स्पेस में पॉइंट्स को मार्क कैसे करते हैं वो देखा है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जो फॉर्म होता है हमने उसके बारे में बात करी है। तो ये भी याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ये होता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं वो भी याद रखिएगा। ठीक है, विद दैट आई विल नाउ स्टार्ट विथ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट्स अगेन मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीजें, मतलब कि इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग आई स्टार्ट शोइंग यू एंड आई विल होप दैट योर इंटेलिजेंट ब्रेन विल पिक अप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो सपोज मैंने ऐसे लिखा, मैंने एक इस तरह का ये रिप्रेजेंटेशन कहा। ठीक है, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, वी विल से दैट दिस इज अ 2 by 2 डिटर्मिनेंट। ठीक है, दिस इज अ 2 by 2 डिटर्मिनेंट, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, ये एस नहीं आएगा। ठीक है, सो इट्स अ 2 by 2 डिटर्मिनेंट। सिमिलरली अब अगर सपोज मैंने ऐसे लिखा होता 7 2 3, मैं नंबर्स रैंडमली लिख रहा हूँ, नंबर्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तुम चाहो तो तुम्हारी बर्थ डेट लिख दो यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज अ 3 by 3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इट्स ऑलवेज अ स्क्वायर थिंग, दैट मीन्स जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के ही पैरेलल एक चीज होती है, पैरेलल मतलब इसी से बहुत क्लोजली रिलेटेड एक एंटिटी होती है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स।
ठीक है, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम होना जरूरी नहीं होता, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में सेम होना जरूरी होता है। मैं आपको डिटर्मिनेंट के लिए के बारे में इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की जरूरत आपको वेक्टर्स में पड़ जाएगी। ठीक है, वेक्टर चैप्टर जब हम सीखेंगे उसमें एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होती है जो कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर याद की जाए तो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये 2/2 3/3 क्या 4/4 डिटर्मिनेंट हो सकते हैं? भाई बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते? जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 सपोज 2 5 4 देन 9 -7 प्लस 1 एंड 3 एंड लेट्स से 11। ये भी जरूरी नहीं है, मतलब कि यू कैन राइट एनीथिंग इन दीज प्लेसेस। ठीक है, ये मान लेते हैं 0 है, ये -1 है, 3 है और 4 है। सो दिस इज अ 4/4 डिटर्मिनेंट, दिस इज अ 4/4। तो होने को डिटर्मिनेंट कैसे भी हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे 3/3, हम पढ़ेंगे ऐसे डिटर्मिनेंट के बारे में। तो हमारा जो फोकस है वो है 3/3 डिटर्मिनेंट के ऊपर। ठीक है, तो 3/3 डिटर्मिनेंट में होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी पर्टिकुलर नंबर लेट मी रिप्रेजेंट द नंबर बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ मान लेते हैं बी है, अगेन अ नंबर बी सी, नंबर ऑफ एनी एंटिटी। ठीक है, सी डी ई एफ, लेट्स से जी एच और आई। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट एक ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि अज्यूमिंग दैट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दे आर नंबर्स, ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं करस्पॉन्डिंग चीज मैं एक्सप्लेन करने के लिए नंबर्स भी लिख देता हूँ। सपोज यहाँ पे 1 था, यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 या 2 और यहाँ 7 और लेट्स से 6 8 और मे बी 4। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ए इज 1 बी इज 5 एंड सी इज 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट दैट कैलकुलेशन, व्हेन यू डू दैट, यू विल एंड अप विद अ नंबर। तो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बताता हूँ वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, मतलब व्हाट इज द रूल और हाउ डू वी सॉल्व द डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तुम जो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर है, जैसे ये जो नंबर है इसको लिख दो ए, और इसके साथ ब्रैकेट पे क्या आएगा उस पर नोटिस करो। तो तुम्हें क्या करना होता है, देखो ये नंबर जिस रो और जिस कॉलम में है उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। तो वंस यू डिसाइड टू इग्नोर दिस, नोटिस करो कि तुमने यू आर नाउ इग्नोरिंग 5 नंबर्स। ठीक है, तो टोटल 9 नंबर्स थे, इनमें से 5 इग्नोर रह गए, हो गए, बचे 4। इन 4 में क्या कैलकुलेशन करनी, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो तुम्हें हर बार दो एरो चलाने हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट एरो ऐसे चलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, और सेकंड एरो ऐसे चलेगा, वो भी नीचे की तरफ लेकिन उल्टे डायरेक्शन, मतलब। ठीक है, तो तुम ये और ये याद रखो, देखो ये दो एरोस खच खच, ये याद रखो। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला एरो क्या कर रहा है, ई और आई का प्रोडक्ट लो, ई आई माइनस एफ एच एंड क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं करता तो मैं क्या करता, देखो मैं लिखता 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 8 एंड आई वुड हैव क्लोज द ब्रैकेट। नोटिस करो ये। ठीक है, तो ऊपर मैंने जो लिखा है नीचे वो एग्जीक्यूट करके दिखाया है। तो पहले यहां तक समझो, अगर तुम्हें ये समझने में दिक्कत हुई है तो इसके आगे का तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये देख लो कि मैंने क्या किया है और तुम्हें वो समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया, अगेन तो जो 2-3 मिनट का रिवाइंड करो, पीछे जाओ और वापस देखो। ठीक है, कई बार नहीं समझने कभी कभी नहीं समझने का कारण ये होता है कि हम बीच में 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां पे कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाता है, हमें हमारा जो फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक हो जाता है। तो तुम वापस जाओ 2-3 मिनट पीछे और देखो नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसके आगे माइनस साइन लगा के लिख दो, मतलब कि माइनस साइन लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर था तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और अगर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव नंबर था तो इस माइनस की प्रेजेंस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स तुम नेक्स्ट इसका ना साइन चेंज कर दो। ठीक है, कैसे भी याद रखो इसको, मतलब जिस तरह से तुम्हें कन्वीनियंट है। तो ये नंबर लिख दिया। अब अगेन ये नंबर जिस रो में है, नोटिस करो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ उसको। तो ये जिस रो में है और ये जिस कॉलम के अंदर है उसको इग्नोर करो। रो होता है हॉरिजॉन्टल, कॉलम होता है वर्टिकल। तो ये जिस रो और कॉलम में है उसको इग्नोर कर दो। तो अगेन हमने 5 नंबर को इग्नोर कर दिया है और हम 4 नंबर 4 नंबर्स पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये जो रिमेनिंग 4 नंबर्स है अगेन उसमें तुम्हें यही ये एरो चलानी, तलवारें चलानी है तुम्हें। ठीक है, तो खच और खच। तो जो पहला तुमने एरो चलाया वो और डी और आई के ऊपर था, तो तुम लिखोगे डी आई। ठीक है, माइनस एफ जी। ठीक है, तो अगर मैं नीचे से कैलकुलेशन को करूं तो आई विल राइट -5। नोटिस करो -5 एंड देन 4 इंटू 4। ठीक है, दिस एंड दिस -7 इंटू 6। ठीक है, -7 इंटू 6। देखो आ रहा है क्या समझ में।
ठीक है, -7 × 6, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस अब ये सेम चीज तुम्हें थर्ड के साथ करनी है। इस बार इसका साइन वापस सेम लेना है, मतलब कि केवल बीच वाले का साइन नेगेटिव आता है। नेगेटिव का मतलब चेंज होता है, ठीक है, नॉट रियली रियली नेगेटिव, बट ठीक है चेंज होता है। जैसे अब ये जो भी था ये +c आएगा, और +c आने के बाद ये रो और ये कॉलम इग्नोर हो जाएगी, 4 नंबर बचे खच और खच, तो ये हो जाएगा DH माइनस EG। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा +3 एंड +3 के बाद, ठीक है, तो ये और ये इग्नोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 8 माइनस 2 × 6, एंड नाउ यू हैव टू जस्ट फिनिश दिस कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 1 × 8 माइनस 56, तो ये -48 हो गया। ठीक है, एंड देन -5 और कितना हो गया ये 16 माइनस 42, 16 माइनस 42 26 हुआ क्या, तो -26। ठीक है, -26, और ये हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा 32 माइनस 12, तो 20 हो जाएगा ये। तो अब ये कितना हो गया -48। ठीक है, -48 +130 +130 +60। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 12 142। तो ये बच्चों आई होप तुमको नीचे दिख रहा हो, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी वो 142 थी, यानी कि ये डिटर्मिनेंट 142 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो देखो इस डिटर्मिनेंट को हमने कैसे सॉल्व किया है। ऑफ कोर्स यू विल नीड टू प्रैक्टिस दिस, इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ भी जाएगा। मैं एक 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 एग्जांपल और करवा देता हूँ, ठीक है, मे बी दो। ठीक है, तो लेट्स डू वन मोर टाइम। ठीक है, सपोज यहाँ पे 2 है, सपोज यहाँ पे 4 है, ये -5 है, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ मैं, 1 है, और लेट्स से 8 है। ठीक है, तो देखना बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है, 2 लिखेंगे तो ये 2 लिख दिया, फिर इस रो और इस कॉलम को इग्नोर करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 56, 7 8 56 -3। फिर नेक्स्ट नंबर 4 है, उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, इंक चेंज कर लेता हूं मैं, तो अब हमने इसको ले लिया, तो ये और ये इग्नोर होगा, तो 6 × 8, 8 6 48, 8 6 48, और फिर हो जाएगा -3 × -2 इज -6, नोटिस करो। ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस, अब ये -6, ये -6 -5 अपने आप पूरा आ जाएगा ऐसे, और फिर इसको और इसको इग्नोर करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 6 -7 × -2, 7 × -2 इज -14। अब कैलकुलेट कर लो, तो ये बन जाएगा 56 -3 इज 53, 53 × 2 इज 106, 106 -4 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो गया 48 +6, सो दैट इज 54। ठीक है, और फिर आ जाएगा -5 × ठीक है 6 +14, तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो गया 106 माइनस ये हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा -100। ठीक है, तो यहां से देखो 106 -100, तो ये बचेगा 6, तो ये -210 हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों, तो आप लोग भी कि आपका इस तरह का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक कैलकुलेशन और एक और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं बिफोर वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इस बार मान लेते हैं मैं नंबर्स देने की जगह मैं कुछ एक्सप्रेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1/x है, फिर मान लो x² है, फिर यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे मान लेते हैं x³ है। ठीक है, और यहाँ पे 1/x² है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं वापस, चलो 1/x x ले लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं x⁴ ऐसे कुछ। ठीक है, हमसे पूछा गया कि भाई ये किसके बराबर है वो बताओ। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो हम 1/x को पहले लिख देंगे, 1/x हमने लिख दिया है, क्योंकि 1/x लिख दिया है, ठीक है, ये लिख दिया है, तो ये रो और ये कॉलम इग्नोर करेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, क्यूब और x4, तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1/x³। ठीक है, 1/x³ -x², तो ये ले रहे हैं, इन दोनों को छोड़ देंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x⁵ और -1/x²। ठीक है, प्लस, ठीक है, +1, ये 1 था, तो ये और ये छोड़ देंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x³। ठीक है, तो ये हमने एक्सपैंड कर लिया, हमने डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर लिया। अब तुम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते रहो। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हो जाए, मतलब कि जैसी भी कैलकुलेशन आ जाए, ठीक है, कर लेना। मतलब इसके बाद एलजेब्रा है जो बाकी है। तो दिस इज हाउ वी एक्सपैंड द डिटरमिनेंट। तो इसका एक्सपेंशन आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे, हम जब वेक्टर्स चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको डिटरमिनेंट्स की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आपको दो बेनिफिट होंगे। एक ये कि वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट में जो पढ़ाऊंगा मैं, आपको वो बहुत ही रेडिली समझ में आ जाएगा। और दूसरा ये कि जब आप डिटर्मिनेंट चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो भी आपको काफी आसानी होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शंस पे। अब ये फंक्शंस क्या चीज है, इसके बारे में बताता हूं मैं। तो सपोज मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि y जो है ये एक्स स्क्वायर है, जैसे मैंने सपोज इस तरह की चीज लिखी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, y इज डिपेंडेंट ऑन x। इसका ये मतलब है कि अगर मैं x को चेंज करूंगा तो y भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, y इज डिपेंडेंट ऑन x। और इसी बात को मैथमेटिकली अगर बोला जाता है तो इस तरह से बोलते हैं दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, जो आपको साइंस में एक्सप्लेनेशन या साइंस के स्टूडेंट्स के मुंह से आप सुनेंगे ये चीज। ठीक है, जब वो कोई एक चीज दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होंगे या आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है? y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब होता है कि y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, दैट मींस अगर x को चेंज करोगे तो y भी चेंज हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में हम जो भी चीज बोलते हैं उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। तो इसी स्टेटमेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये है y इज इक्वल्स टू f और ब्रैकेट में x। तो ये जो स्टेटमेंट है, वी रीड दिस एंटायर थिंग विद दिस, वी रीड दिस मैथमेटिकल डिनोटेशन एज y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब ये f जरूरी नहीं है कि f ही हो, ठीक है, तुम कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो, बट जनरल कन्वेंशन ये है। मतलब कि जब ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो दिस इज हाउ द फर्स्ट अल्फाबेट दैट वी यूज इज f। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो uh, हमें करना क्या होता है, मतलब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे सपोज y को fx बताया गया और फिर कहा गया कि ये फंक्शन है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, सपोज ऐसे कहा गया। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि भाई तुम f ऑफ जीरो, मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना। ठीक है, f ऑफ जीरो का मतलब ये हुआ कि आप x की जगह पे जीरो डाल दो। तो f ऑफ जीरो की वैल्यू, f ऑफ जीरो की वैल्यू होगी थ्री। ठीक है, एफ ऑफ वन कैलकुलेट कर लो। एफ ऑफ वन होगा वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन। देखो मैं इसके अंदर एक्स को सब्स्टिट्यूट करता जा रहा हूं। ठीक है, तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा? एफ ऑफ वन हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री, तो सिक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ माइनस वन, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी डाल सकते हैं, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स। ठीक है, टू टाइम्स ऑफ माइनस वन प्लस थ्री, तो ये कितना हो गया? तो ये हो जाएगा वन माइनस टू। ठीक है, वन माइनस टू प्लस थ्री, तो ये टू बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इफ एफ ऑफ टू कितना होगा? तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस टू इंटू टू प्लस थ्री, तो ये बन जाएगा फोर प्लस थ्री, यानी कि 11। तो समझ में आया? ठीक है, कि एफ एक्स देने के बाद एक्स को सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहा कि वाई इज लेट्स से एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, जिसको कि हम ऐसे एफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब मैंने तुमसे कहा फाइंड, ठीक है, जैसे सपोज मैंने कहा वाई ऑफ जीरो का भी यही मतलब होता है कि एफ ऑफ जीरो निकाल दो, तो ये वन हो जाएगा क्या? नोटिस करो, एफ ऑफ जीरो। ठीक है, सपोज मैंने तुमसे कहा कि एफ ऑफ एफ ऑफ वन निकाल दो, तो एफ ऑफ वन, तो ये फोर हो जाएगा क्या? ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। देखो सपोज मैंने तुमसे कहा एफ ऑफ वन निकाल दो, मतलब समझ रहे हो इसका क्या है? एफ ऑफ वन, मतलब इस एफ ऑफ वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मतलब एफ ऑफ वन क्या होता है? एफ ऑफ वन इज एफ फोर, एफ ऑफ वन इज फोर, तो एफ ऑफ फोर निकालो, यानी कि फोर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25। समझ में आया कुछ क्या किया यहाँ पर? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे कराई है, इससे मिलते जुलते या इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मैं असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको ये असाइनमेंट मिलेंगे और आप इन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करिए। जो भी मैंने इस सेशन में पढ़ाया है इसको पढ़ के यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज असाइनमेंट्स। क्या असाइनमेंट्स आसान होंगे? थोड़े बहुत आसान होंगे, थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी होंगे। क्या असाइनमेंट्स आपसे मेहनत करवाएंगे? बिल्कुल मेहनत करवाएंगे बच्चों, और अगर तुम ये मेहनत करोगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो मेहनत करे बिना देखो एनएससी जैसा एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जो असाइनमेंट्स में शेयर कर रहा हूँ ये हर किसी के बस की बात भी नहीं होगी करना। ठीक है, मतलब कि ये जो प्रयास सीरीज है ये केवल एस्पिरेशनल बच्चों के लिए नहीं है। ये एस्पिरेशनल एंड मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग और सिंसियर बच्चों के लिए। मतलब एस्पिरेशनल तो दुनिया होती है,
ठीक है, लेकिन कम बच्चे होते हैं या कम इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी एस्पिरेशंस को चेज करते हैं बाय पुटिंग द राइट इंग्रेडिएंट्स, और वो इंग्रेडिएंट्स है सिंसेरिटी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, मोटिवेशन। ठीक है, तो जब तक आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती है तब तक आप केवल एक एस्पिरेशनल बच्चे बन के रह जाते हो। और हर साल लाखों बच्चे जेई देते हैं, लाखों बच्चे नीट देते हैं, और इन्हीं लाखों में से लाखों की तादाद में एस्पिरेशनल बच्चे होते हैं, लेकिन उनके पास वो इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होता जो कि सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। वो इंग्रेडिएंट्स केवल हजारों की तादाद में बच्चों के पास होता है। लाखों की तादाद में बच्चे सिर्फ एस्पिरेशनल होते हैं, हजारों की तादाद में बच्चे एस्पिरेशनल प्लस मोटिवेटेड, डिसिप्लिन, सिंसियर और हार्ड वर्किंग होते हैं। और यही वो बच्चे हैं जो जेई के अंदर टॉप रैंक लेकर आते हैं और नीट के अंदर भी टॉप रैंक लेकर आते हैं और भारत का नाम आगे चल के रोशन करते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करना है। अभी यू आर इन अ वेरी यंग एज, ठीक है, अभी तुम्हारे अंदर ये एट्रीब्यूट्स डेवलप होंगे, तो बेटर है कि तुम उनको अभी से डेवलप करना स्टार्ट करो। मतलब ये टाइम है तुम्हारे जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है उसके साथ साथ, ठीक है, तुम्हारी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को भी डेवलप करने का। तो अभी अगर तुम सही दिशा में सही तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लोगे तो मेरे ख्याल से यहीं से गवर्न होना स्टार्ट हो जाएगा कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल आदमी या सक्सेसफुल लेडी बनोगे या नहीं बनोगे। ऑलराइट पीपल, ऑन दैट नोट आई विल फिनिश टुडे सेशन। आज के सेशन में हमें यही सारी चीजें कवर करनी थी। ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट सम पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी टॉक्ड अबाउट मार्किंग अ पॉइंट इन स्पेस, मार्किंग अ पॉइंट इन 3D स्पेस। ठीक है, स्लोप्स को कंपेयर करना सीखा हमने, फंक्शंस क्या होते हैं उसकी एक आइडिया लिया हमने, ताकि हमसे अगर कोई फंक्शंस के बारे में बात करे तो एटलीस्ट हम क्लूलेस ना हो। और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा। ये सारी चीजें तुम्हें जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स इन चैप्टर्स में, डिटर्मिनेंट्स में, फंक्शंस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हैव वी कवर्ड 1% ऑफ द चैप्टर? नो, नॉट इवन 1%। मतलब हमने केवल वो चीजें देखी है जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आई होप मैंने आपको उतनी बातें समझाने में मैं सफल रहा हूं जितनों की जरूरत तुम्हें फिजिक्स में पड़ने वाली है। और बच्चों, ऑन दैट नोट आई विल फिनिश टुडेज सेशन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन गाइस। इस प्रयास सीरीज को जो भी बच्चा सिंसियरली और पूरा टाइमली वे में फॉलो कर रहा है, ठीक है, टाइमली वे में अपने असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट कर रहा है, आई एम वेरी श्योर कि उस बच्चे की एनएससीएस की फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी फॉलो करें। जब हमको दिखता है कि ज्यादा व्यूअर्स हमारे सेशंस को देख रहे हैं, we as content creators we also feel motivated to do better and we feel motivated to continue what we are doing. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लग रहा है कि एक अच्छी सी चीज है जिसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए इस सीरीज के बारे में, एंड उनको बताइए कि वो भी इसको देखें ताकि उन्हें भी फायदा मिले। ऑलराइट बच्चों, चलो बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ।